अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच उस प्यार भरे फीडबैक का जो आपने लास्ट ऑफ कैमरा स्टोरी सुनी, जो मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई एक यादगार स्टोरी थी जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया। इसी तरह की और बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो मेरी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं। आप अगर कहेंगे तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको सुना दूंगा। बल्कि एक राज भी प्रोग्राम वहाँ पे रिकॉर्ड किया था और वहाँ पे शेर हाज़िरी देने के लिए आता था और वहाँ पे एक आमिल साहब से मुलाकात हुई थी। इनके साथ एक बाकायदा लड़ाई सी हो गई थी और उन्होंने कहा था तुम आज ज़िंदा नहीं जाओगे। और वहाँ पे बहुत कुछ जो है, अगर आप कहेंगे इंशाल्लाह ये स्टोरी भी वैसे भी इंशाल्लाह आपको सुना दूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बता दूं, राज टीम के नाम से जो एक मैंने ग्रुप बनाया है उसका मकसद जो है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं रूहानियत के हवाले से, जादू के हवाले से, बहुत सारे प्रॉब्लम, उनको सॉल्व करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ एक टीम बनाऊँ जो मिल के हम सब काम कर सकें। और रहेगी बात राज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो टीम इसमें भी मुझे सजेशन देगी क्या करना चाहिए, बेहतर क्या होना चाहिए। लेकिन उसका असल जो मकसद है उस फैमिली का, उस ग्रुप का, वो ये है कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके हर तरह से, कि एक हमारा नेटवर्क बन जाएगा जो हम लोगों की मदद करेंगे। मैंने काफ़ी लोगों को ऐड कर भी लिया है और ऐड मज़ीद इंशाल्लाह करता भी जाऊंगा। तो उसके लिए जो ऐड होना चाहते हैं, अपना एक वॉइस मैसेज जिसमें अपना तारुफ, क्या करते हैं, किस सिटी में, किस मुल्क में रहते हैं और क्वालिफ़िकेशन क्या है, मैरिड है अनमैरिड, मतलब अपने बारे में उनकी जो एक तफसील होती है, और उसके साथ अपनी एक पिक्चर फेस की जिससे मुझे अंदाज़ा हो जाए, वो भी अपनी लाजमी एक साथ में भेजें रिकॉर्ड के लिए, जो जिसको सिर्फ मैं देखूंगा, सब नहीं, ताकि मैं पढ़ाई करके उसको चेक भी करता हूँ। असल में तस्वीर देखने के बाद मैं पढ़ाई करता हूँ और चेक करता हूँ आया ये हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। तो इंशाल्लाह जितने लोगों को मैं बना चुका हूँ ग्रुप का हिस्सा और जो मज़ीद बनने जा रहे हैं, तो इनका नाम मैं आगे अनाउंस करता जाऊँगा कि आप लोग इनसे भी रब्ता करें और ये इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगे। आज की एक जो सच्ची कहानी मुझे भेजी है, बहुत लंबी थी, मज़ेदार थी, बहुत ही खौफनाक थी। तो उन्होंने कहा मेरा फ़र्ज़ी नाम जो रखें आप प्रीति रखें, और इनकी मम्मी का जो नाम है वो है, ये ओरिजिनल उन्होंने का नाम रखें कुलदीप कौर, और पंजाब इंडिया से इनका ताल्लुक़ है। मॉम डैड दोनों इनके जॉब करते थे। प्रीति जो एक फ़र्ज़ी नाम है, लेकिन कहानी एक सच्ची और रियल कहानी है। मज़ा आया कहानी को सुन के, मैं ख़ुद भी परेशान हो गया था इस कहानी को सुनने के बाद। वो कहते हैं उसको सोसाइटी ही बोल दें, उसके दो गेट थे, एक बैक पे था और एक फ्रंट पे था। उस गेट से जब आप दाखिल होते हैं तो राइट साइड पे तो उसके पार्क सा बना हुआ था, लेफ्ट साइड पे क्वार्टर बने हुए थे जिनके अंदर दाखिल होते ही ड्राइंग रूम था, ड्राइंग रूम के बाद एक बेडरूम था, उससे आगे एक और रूम था और उसके पीछे किचन, वॉशरूम इस तरह का था, काफ़ी बड़ा कह लें। शुरू में वो वीरान से थे, काफ़ी पुराने बने हुए थे, लेकिन इनकी एक हमसाई ही थे इनके, वो वहाँ पे आके शिफ्ट हुए और इस तरह शिफ्ट हुए कि उन्होंने बाकियों को भी बताया कि यार इसके बारे में जो किस्से कहानियाँ मशहूर कर रखी हैं ऐसा है नहीं, आप लोग भी यहाँ पे आएँ। तो आहिस्ता आहिस्ता ये लोग भी सरकारी जॉब करते थे, इनके मॉम डैड, तो उन्होंने भी वहाँ पर अप्लाई किया और वहाँ पर वो शिफ्ट हो गए। अब दो बच्चे और मियाँ बीवी, ये एक फैमिली थी जो उन क्वार्टर्स में शिफ्ट हुई। जैसे ही उस गेट से, उस सोसाइटी का जो गेट था, उससे दाखिल होते थे तो उसकी एक साइड पे एक रूम सा बना हुआ था जो बेसिकली चौकीदार के लिए, गनमैन के लिए, गार्ड के लिए था, लेकिन वो अब वीरान पड़ा हुआ था। उसकी क्या वजह थी ये बहुत बाद में जाके इनको पता लगा। उसकी वीरानी की वजह वो ये थी कि वहाँ पे दो गार्ड ऐसे थे जिनके साथ हादसा पेश आया था। पहला वाक़या उस वक्त पेश आया जब लोग सुबह उठे और उन्होंने देखा कि एक गार्ड जिसको फायरिंग करके मार दिया गया, तो उसकी वहाँ पे मुर्दा जिस्म पड़ा हुआ था। और जो दूसरा केस हुआ था वो उससे भी भयानक था। किसी ने दूसरे गार्ड को सोते हुए उसके जिस्म के ऊपर बोरी चढ़ा दी थी और बोरी चढ़ाने के बाद छुरियों के वार करके उसको वहाँ पे ख़त्म कर दिया था। उसकी भी वहाँ पे मुर्दा जिस्म पाया गया था। ये दो ऐसे वाक़यात हुए थे जिसके बाद लोगों ने उन घरों को छोड़ना शुरू कर दिया था और लोग वहाँ पे रहते नहीं थे, खौफज़दा हो गए थे, डरना शुरू हो गए थे।
लेकिन काफ़ी अरसा वीरान रहने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब एक फैमिली वहाँ पे शिफ्ट हुई और उसके बाद उन्होंने लोगों को भी बताया कि ऐसा कोई मसला नहीं, आप लोग भी आ जाएं, तो लोग भी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे आना शुरू हो गए। उन्हीं में से एक क्वार्टर ऐसा था जिसके अंदर प्रीति, उसका छोटा भाई, उसकी मॉम डैड भी शिफ्ट हुए। अब ये दोनों बच्चे छोटे थे, स्कूल जाते थे, और मियाँ बीवी क्योंकि दोनों सरकारी जॉब करते थे, वो जॉब पे चले जाते थे, तो अब मसला था बच्चों को पीछे कौन संभालेगा। तो उन्होंने एक काम करने वाली माई वहाँ पे रखी जो बच्चों का ध्यान रखती थी। सुबह से लेकर शाम तक उस घर के अंदर रहती और शाम को अपने घर चले जाती। उसकी एक छोटी सी बेटी थी, वो भी उसके साथ रहती। कुबड़ी सी वो थी, कद उसका छोटा सा था, कुब सी पीछे उसकी निकली हुई थी। वालिद साहब इस मिजाज के थे कि जिन भूत प्रीत और इस तरह की जो बातें थीं इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, इसको मजाक समझते थे, हंसते थे और कहते थे ये वहम है तुम लोगों का, ऐसा कुछ भी नहीं है। अलबत्ता प्रीति की जो वालदा थी वो इन चीज़ों पे बिलीव करती थी क्योंकि उनके साथ भी काफ़ी पहले वाक़यात हो चुके थे। इस घर के अंदर रहते हुए कुछ ही अरसा हुआ था, एक रूम जो ऐसा था, जो एक ड्राइंग रूम के साथ जुड़ा हुआ रूम था और एक उसके अपोजिट रूम जो था वो हमेशा बंद रहता था। वाले साहब उसको लॉक करके जाते थे। उसकी रीज़न ये थी, इस्तेमाल में नहीं था, वो अपने ऑफिस की फाइलें और काफ़ी चीज़ें ऐसी रखती थीं, ऐसी चीज़ें रखते थे वहाँ पे जिस पे उनको ये होता था कि हम लोग शाम को वापस आते हैं, बच्चे खेलते हैं और काम वाली की बेटी भी खेलती है, तो फाइलें इतनी कीमती हैं कि बच्चों ने अगर उसको छेड़ दिया जाके तो फाइलें इधर से उधर ना हो जाएं। कीमती सामान समझ लें उनका सरकारी। तो वो क्या करते थे, वो जाते उस कमरे को लॉक लगा के जाते थे ताकि वहाँ पे कोई जाए ही ना और सामान को ख़राब भी ना करे। एक दिन ऐसा हुआ, प्रीति, उसका छोटा भाई रूम में बैठे टीवी देख रहे थे और वो जो माई उनके घर में काम करती थी, जो कद की छोटी थी और पीछे से उसका कुब निकला हुआ था, वो और उसकी बच्ची, वो जो लॉक लगा हुआ दरवाज़ा था लकड़ी का, उसके साथ टेक लगा के बैठे हुए वो भी टीवी देख रहे थे। टीवी की आवाज़ काफ़ी ऊंची थी और चारों इस घर के मौजूद, वो काम करने वाली माई, उसकी बेटी, प्रीति और उसका भाई इस तरह इन्वॉल्व थे टीवी देखने में कि अचानक से जब उनके कानों में एक आवाज़ सी आई जो दरवाज़ा पीटने की थी, दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ थी और सारे एकदम से चौंके इसलिए कि वो आवाज़ बाहर से नहीं घर से आ रही थी। और सबसे पहली बात ये हुई थी कि वो काम करने वाली जो उस दरवाजे से जो लॉक था, वाले सब लॉक रखते थे, उसके साथ टेक लगा के बैठी हुई थी। सबसे पहले वो अपनी जगह से एकदम से खड़ी हो गई और अपने बच्चे को लेके जो सामने किचन बना हुआ था उसकी तरफ भागी और प्रीति और उसका भाई भी फौरी तौर पे उसके पीछे पीछे किचन की तरफ भागे, क्योंकि दरवाज़ा जो पीटा गया था, खटखटाया गया था बड़ी ज़ोर से, जो अभी तक खटखटाया जा रहा था। पहली दफ़ा जब ढस 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 दरवाजे को इस तरह मारा गया तो वो लॉक रूम था जिसके दरवाजे के साथ वो बूढ़ी सी औरत काम करने वाली टेक लगा के बैठी थी। इसीलिए वो एकदम से चौंक की खड़ी हो गई कि जो दरवाज़ा बाहर से लॉक है, ताला पड़ा हुआ है, उसको कैसे अंदर से खटखटाया जा सकता है। तो एकदम से डरी अपनी जगह से खड़ी हुई और भागती हुई किचन की तरफ गई। वहीं पे वो दोनों बच्चे भी समझ गए कि आवाज़ कहीं और से नहीं, इस दरवाजे के पीछे से कोई खटखटा रहा है इसको। वो भी भाग के वहाँ खड़े हो गए और काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाते रहे। अंदर जो भी था वो दरवाज़ा इस तरह खटकता रहा, कोई दरवाज़ा अंदर से बजाता रहा। कोई 1 घंटे के बाद वो जो सारे दबके हुए थे, डरे हुए थे, एक जगह पे थे। थोड़ी देर के बाद उनकी वालिद वालदा ऑफिस से छुट्टी होती थी और डैड, उनके स्पेशली बच्चे छोटे थे तो उनके पापा एक दफ़ा घर का चक्कर ज़रूर लगाते थे। अब उनके डैड जब घर में आए तो बच्चों को और उस काम करने वाले को उन्होंने दबके हुए देखा, किचन में छुपे हुए देखा, परेशान देखा। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया इस तरह से वाक़या हुआ है और इस तरह किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है। तो वो एकदम से हंस पड़े और कहते हैं आप भी कमाल करते हैं। उस काम वाली को उन्होंने डांटा और कहा कुछ भी ऐसा नहीं होता, आप लोग ऐसे वहम है, आप लोग खामखा ऐसे डर गए। उन्होंने इस तरह डांटा भी और गाइड किया कि ये कुछ भी नहीं होता, कोई जिनसी नहीं होता, किसी ने नहीं खटाया, आप लोगों का वहम हो गया होगा, साथ वाले घर से किसी आवाज़ आई होगी। इस तरह उन्होंने किया और बात को टाल गए क्योंकि वो इन चीज़ों पर विश्वास ही नहीं करते थे, बिलीव ही नहीं करते थे, उनका यकीन नहीं था।
जब डैड घर में आ गए, उस जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुए तो वो जो दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था वो बंद हो चुका था, और जितनी देर घर के अंदर वो रहे दरवाज़ा दोबारा से नहीं बजा। और ये अब रूटीन सी हो गई थी कि जब भी माँ बाप बाहर होते, वो काम वाली और बच्चे घर में होते, तो वो दरवाज़ा खटखटाया जाता। अब वो जो काम वाली थी इस बात से वाकिफ़ हो गई थी कि घर के जो साहब हैं वो इन चीज़ों पे तो बिलीव नहीं करते, तो उनको बताने का फ़ायदा, वो तो मुझे भी डांट के गए, ये वहम है, आपको कहा बच्चों का ख्याल रखो, आप बच्चों को डरा रही हो। तो वो चुप सी होगी, उसने भी परवाह नहीं की। उन्होंने कहा जी इनका घर है, मैं क्या करूँ, मैंने अपना काम करना है, काम से काम रखना और चली जाऊँगी। बजते रहे इनके दरवाजे, लेकिन बच्चे सहम से गए थे, बच्चे डर से गए थे। कुछ दिनों तक जहाँ पे आवाज़ दरवाज़ा खटखटाने की आ रही थी, वहीं पे एक नया काम शुरू हुआ, और वो ये था, उस कमरे के अंदर से एक आवाज़ आती थी जैसे कोई दीवार के अंदर कील रख के कील गाड़ रहा है। यह हैरान कौन बात थी, जो लॉक दरवाज़ा होता था कैसे उसके अंदर कोई कील गाड़ सकता है, लेकिन मुसलसल हथौड़ी के साथ कील गाड़ने की उस कमरे में से आवाज़ आती। प्रीति और उसका भाई सहमे रहते, डरे रहते, ये क्या हो रहा है। अब वो बच्चे ब्रेव भी थे, लेकिन मासूम भी थे, डरते भी थे, लेकिन इतने भी बुज़दिल नहीं थे कि इन बातों से लड़खड़ा जाते, बेहोश हो जाते, घबरा जाते, रोना चीखना चिल्लाना शुरू कर देते। नहीं, डरते ज़रूर थे, लेकिन पापा के इस मिजाज की वजह से कि वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते थे, अब वो खामोश से हो गए थे। लेकिन उन्हीं दिनों में एक और चीज़ जो होनी शुरू हुई वो ये थी, जब उनकी मामा सोने की कोशिश करती तो कोई चीज़ बाकायदा उनके हाथ पे आके ज़ोर से थप्पड़ मारती, और वो हड़बड़ा के उठ बैठती और अपने हाथ को इस तरह दर्द की वजह से दबाना शुरू कर देती। पूछने पे बच्चे पूछते मामा क्या हुआ है, तो कहती किसने थप्पड़ मारा है। शौहर को भी उन्होंने ये बात बताई कि मैं जब सोती हूँ तो मेरे हाथ पे कोई थप्पड़ मारता है, तो वो हंस देते और कहते कैसी बच्चों वाली बातें करी हो, ऐसा आज के दौर में नहीं होता, किस्से कहानियों में होता है, फिल्मों में होता है। तो उससे ये होने लगा कि अब वो जब भी लेटती थी बेड के ऊपर तो थप्पड़ पड़ता था, तो उन्होंने फैसला किया कि अब वो बैठे बैठे ही सो जाती थी। किस तरह भला, जिस तरह मैं बैठा हूं और बैठे बैठे अक्सर देखा होगा लोग इस तरह लड़खड़ा रहे होते हैं, इस तरह झटके ले रहे होते हैं, अब वो इसी अंदाज में बैठती थी और बैठे बैठे सो जाती थी, और इस गहरी नींद में सोती थी कि बाकायदा खराटे लेती थी। लेकिन अगर गलती से वो इस तरह बैठे बैठे अगर लेट गई हैं बिस्तर पे, तो फिर किसी ने आके थप्पड़ मारा और कहा उठ जाओ। तो अब उनकी ज़िंदगी का ये हिस्सा बनता जा रहा था कि लेटना नहीं है, कोई चीज़ थप्पड़ मार के जगा देती है, बैठना है, सोना भी है तो बैठ के सोना है। अब वो बैठ के ही सोती थी, लेट कर नहीं सोती थी। शौहर इस बात पे हंस देता और बीवी को डांटता कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन माँ थी, बच्चों को भी एहसास था। बच्चों ने भी एक बात बताई थी, दरवाज़ा इस तरह खटखटाया गया है और कील गाड़ने की आवाज़ भी आई है, तो अपनी तरफ से कोशिश की और ऐसे जो भी पीर फ़कीर या जो भी इस तरह के लोग होते हैं उनके पास गई, उनसे पूछा, तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा जी जो आपके घर में चीज़ें हैं वो हमसे बहुत ताकतवर है, हम उनका कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको इस घर में ऐसे गुजारा ही करना होगा या इस घर को छोड़ना पड़ेगा, हम इनको निकाल नहीं सकते। और ये बात वो कैसे शौहर से कहती कि जी इस घर को छोड़ दें। शौहर और गुस्से हो जाते हैं कि ये कैसी बातें हैं, तो वो खामोश हो गई, सिवाय इसके कि अब वो बेचारी बैठे बैठे ही सो लेती थी। एक दिन प्रीति और उसका छोटा भाई घर के सामने जो पार्क था, तकरीबन कोई 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था, खेल रहे थे। गर्मियों के दिन थे, तो उनको पता था कि अभी तो धूप है, रात होने में, शाम होने में काफ़ी टाइम है, 7 साढ़े 7 बजे शाम होती है। तो वो खुशी से खेल रहे थे, बच्चे थे। उन्होंने देखा कि एक सरदार जी और उनकी वाइफ, वो दोनों चाल ढाल से, चलने से मियाँ बीवी लगते थे। वो दोनों मियाँ बीवी चलते हुए उनके घर के अंदर दाखिल हो गए। प्रीति खुश होगी कि आज घर के अंदर कोई मेहमान आए हैं और ये जो सरदार जी और उनकी बीवी अंदर गए हैं, तो इसका मतलब है अब मामा जल्दी से हमें अंदर नहीं बुलाएगी क्योंकि घर में मेहमान आ चुके हैं, हमें खेलने का ज़्यादा मौका मिल जाएगा। और ऐसा ही हुआ, दोनों बच्चे बाहर खेलते रहे काफ़ी देर। जब घर अंदर गए तो जाते ही मामा से पहला सवाल किया, मामा मेहमान चले गए? माँ हैरान हुई, कौन से मेहमान? उन्होंने कहा वही जो सरदार जी अंकल और उनकी बेगम आई थी। तो माँ ने कहा नहीं, घर में तो कोई भी नहीं आया। तो हैरान हुई बच्ची और माँ से कहा नहीं मामा मैंने खुद देखा है, अंकल थे और उनके पीछे उनकी वाइफ थी जो अंदर आए थे। माँ ने बताया अंदर कोई भी नहीं आया।
अब इस घर के अंदर रूटीन तो वही थी, मियाँ बीवी ऑफिस चले जाते और वो बेचारी काम करने वाली इन बच्चों के साथ डरते डरते वक्त गुजारती थी। सिलसिला था कि थमने का नाम ही नहीं लेता था। वो हॉन्टेड घर जिसके अंदर वो बेइंतहा मखलूक रहती थी, अब किचन के अंदर बर्तन उठाकर फेंकती। बच्चे और वो काम वाली भागते हुए किचन में जाके देखती, ये सोच के बच्चे ने शायद कोई शरारत की है, तो अंदर कोई भी ना होता सिवाय इसके कि बर्तन उठा के फेंक दिए गए हैं। कभी बर्तन फेंकने की आवाज़ आती और कभी अजीबो गरीब सी आवाज़ें आती। वो अपना काम करती और जल्दी से कोशिश करती वो इस घर से निकल जाए। वक्त गुजर रहा था, बीवी उसी तरह बैठे बैठे खराटे लेके सो लेती थी और शौहर इन बातों पे यकीन करने वाले नहीं थे। उन्हीं दिनों की बात है, प्रीति के जो डैड थे, उनके भाई, उनके ताया, वो फौत हो गए थे। तो उनकी जो ताई थी उसको प्रीति की माँ ने कहा, आप और आपके बच्चे बहुत मसरूफ़ रहते हैं, आप भी जॉब करती हो और आपके दोनों बच्चे भी जॉब करते हैं और आप लोगों के पास बहुत कम टाइम होता है आपस में भी गपशप करने का। रात को बच्चे भी आगे बिस्तरों में सो जाते हैं और आप भी अपने बिस्तर में सो जाती है। तो एक काम किया करें, हफ्ते की रात को आप मेरे घर आ जाया करें, इतवार मेरे पास गुजारा करें, सोमवार को आप अपनी जॉब पे यहाँ से चली जाया करें। और अब ऐसा ही होता। वो उनकी ताई हफ्ते वाले दिन इनके घर आ जाती, एक रात यहाँ पे गुजारती, अगला दिन भी गुजारती और अगले दिन इतवार की रात को अपने घर चले जाती। उसका वक्त अच्छा गुजर जाता, वो गपशप करती, बच्चों के साथ भी खेलती, प्रीति की वालदा के साथ भी गपशप कर लेती। मैं प्रीति की वालदा का नाम देख लूँ। प्रीति ने मैसेज बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड करवाया, उन्होंने वॉइस मैसेज बहुत लंबे हैं लेकिन इतनी क्लियर कि पहली दफ़ा मुझे किससे पूछना नहीं पड़ा। कुलदीप कौर और उनकी प्रीति की जो ताई थी वो आपस में गपशप करते बैठते, बातें करते, वक्त का पता ही नहीं चलता और वो भी खुश थी। एक रात तमाम फैमिली 11 साढ़े 11 बजे सोती थी, लेकिन एक रात ऐसा हुआ, प्रीति बड़ी हो चुकी थी, घर के काम काज भी करना शुरू हो गई थी, वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। ये मामलात, ये महसूस होना, बहुत सारी बातें हो रही थी। मतलब उन्होंने जो बहुत सारे वाक़यात लिखे हैं जो छोटे छोटे हैं कि कभी कुंडी का लग जाना, वालदा इस इंतज़ार में बैठी है कि कुंडी शायद बच्चों ने लगा दी और बच्चों को पता ही नहीं है, वो बाहर खेल रहे हैं, 15 मिनट तक वो वेट कर रहे हैं, बच्चों को खटखटा के कह रही है कुंडी खोलो कुंडी खोलो। बच्चे बाहर आज से आते हैं तो हैरान हो जाती हैं, तुम लोग किधर थे? कहते हैं हम तो बाहर थे। तो कुंडी किसने लगाई हमें नहीं पता। इस तरह के काफ़ी वाक़यात हो रहे थे। उन्हीं दिनों में जब उनकी ताई भी घर में आती, रात गुजारती और चली जाती, वो हफ्ते की रात थी। कुलदीप कौर, उनका बेटा और उनका हस्बैंड एक कमरे में सो रहे थे और हैरत की बात यह थी 11 साढ़े 11 बजे सोने वाले आज 9 बजे ही अचानक सो गए। प्रीति थी जो सिर्फ जाग रही थी। उसने अपना काम काज घर का जो वो करती थी वो ख़त्म किया और उसके बाद उसके अंदर खौफ तो काफ़ी हद तक कम हो गया था, लेकिन डर तो था, लेकिन उस हद तक डर नहीं था कि वो इस घर में रह ही ना सके। क्योंकि जिस तरह मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया, बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, रह ही नहीं सकते, लेकिन इन्होंने अपना इस घर के अंदर इस तरह गुजारा कर लिया था कि अब सर्वाइव करना है जैसे कैसे इस घर के अंदर। प्रीति काम करते करते उसी कमरे में, क्योंकि जब डैड आ जाते थे तो वो कमरे का दरवाज़ा खोल देते थे, वो सारा दिन बंद नहीं रहता था। जब वो ऑफिस के लिए सुबह निकलते थे तो उसको लॉक कर देते थे और सुबह चले जाते थे ऑफिस, जब वापस आते थे तो उस दरवाजे को खोल लेते थे। अक्सर बैठ के रात के टाइम, शाम के टाइम उनके डैड उस घर कमरे के अंदर काम भी अपना ऑफिस का वहीं पे करते थे। काम करते करते प्रीति आई और उसी कमरे में भी जो बिस्तर लगा हुआ था, जाकर उस बिस्तर के ऊपर सो गई। रात के तकरीबन कोई 12:30 1 बजे का टाइम था कि प्रीति की एकदम से आंख खुली कि मैं वॉशरूम से हुआ हूं। वो बिस्तर पे जिस पे लेटी हुई थी, जैसे ही उसकी आंख खुली वो उठ के बैठी तो उसने देखा ताई उनके साथ लेटी हुई हैं और सीधी भी नहीं, उल्टी लेटी हुई हैं।
उनकी जो ताई थी बहुत स्मार्ट सी थी, स्लिम एंड स्मार्ट। वो प्रीति के साथ उल्टी उस बिस्तर पर लेटी हुई थी। प्रीति उठकर बैठी और ताई को देखा, ये कब आई? नींद में भी थी, लेकिन अब वॉशरूम के जब उठी थी तो आंख खुल भी गई थी, तो एकदम कुछ देर देखती रही ताई को, जो बिल्कुल आराम से उल्टी होके बिस्तर पे लेटी हुई थी, गहरी नींद सो रही थी। वही कपड़े जो ताई ने पहन रखे होते थे, वही कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, वही नीचे उनकी जूती पड़ी हुई थी, और जिस अंदाज में वो लेटती थी उसी अंदाज में सो रही थी। वो उठी कि शायद ताई मैं सो गई थी, उसके बाद आई हूँ, और आते ही सो गई हैं, और वो वॉशरूम की तरफ जानी चली गई। प्रीति जब वॉशरूम से वापस आई तो आते ही जो मंजर उसने देखा कि वो बिस्तर जिस पे वो लेटी हुई थी अब बिल्कुल खाली था, वहां पे कोई भी नहीं सोया था। वो एकदम से हैरान रह गई कि ताई कहां चली गई। जल्दी से उस कमरे में गई जहां पे ताई पहले सोती थी, तो वहां पे भी नहीं थी। दूसरे कमरे में देखा तो मॉम डैड लोग सोए हुए थे और ताई पूरे घर में नहीं थी। तो वो एकदम से शॉक्ड हो गई, अगर वो ताई नहीं थी जो साथ लेटी हुई थी तो फिर कौन थी? क्योंकि वो उस वक्त वहम नहीं था, ख्वाब नहीं था। ताई के कपड़े भी वही थे, ताई का स्टाइल भी वही था, ताई लेटी हुई भी उल्टी थी, और ताई के जूते तक उसने देखे थे। और वो इतनी गहरी नींद में भी नहीं थी कि वो पहचान ना सकती। हाँ, सो जरूर रही थी, लेकिन जब आंख खुल गई थी तो उसने अच्छी तरीके ताई को बैठ के पहले देखा था, और ये बैठ के सोचा था कि ताई कब आई। और वो उसका वहम नहीं प्रीति का, वो उसका यकीन था कि ताई ही लेटी थी। लेकिन अब उसको एहसास हो रहा था वो ताई नहीं, कोई और थी जो ताई का रूप धार के उसके साथ लेटी हुई थी। वो खौफजदा हुई, भागी और जाकर जहां पे मां सोई हुई थी उसके साथ दबक के, डर के सो गई। सुबह उठी और उसने मां को ये वाकया सुनाया। बाप से तो जिक्र नहीं होता था इस तरह की बातों का, क्योंकि बाप इन चीज़ों को मानते ही नहीं थे, उनके नज़दीक तो ये सब बकवास थी। माँ को जब वाकया बताया तो माँ भी परेशान हो गई, और माँ ने कहा ठीक है, इसका किसी को चल के बताते हैं, इसका इलाज कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर सर पकड़ लिया, कहाँ से इलाज कराएं? जिनके पास जाते हैं वो कहते हैं यहाँ पे तो मखलूक बहुत पुरानी है, पहले से है, इनको निकालना हमारे बस में नहीं है, सिवाय इसके कि इस घर को छोड़ दें तो क्या करें। फिर भी उन तमाम नए लोगों के पास चल पड़े जहाँ से उम्मीद की किरण थी शायद यही हल कर दें। उन्होंने भी जवाब दे दिया, हमारे बस का काम नहीं है। जिंदगी की रूटीन चल रही थी। कुछ दिनों के बाद प्रीति का भाई अपने कमरे में जो सो रहा था वो वॉशरूम के लिए उठा। जिस तरह मैंने बताया घर का स्टाइल, कि शुरू में ड्राइंग रूम था, ड्राइंग रूम के साथ जुड़ा हुआ एक कमरा, और उस कमरे के सामने एक कमरा था, और उस कमरे के साथ एक जाली वाला दरवाज़ा था। वो खोलते थे तो बाहर की तरफ किचन भी थे, वॉशरूम भी थे, किचन भी उधर ही थी, वॉशरूम भी थे, और एक छोटा सा एरिया भी बना हुआ था। तो सब वॉशरूम के लिए वहीं पे जाते थे। प्रीति का भाई उठकर जब वॉशरूम की तरफ जाने लगा तो सामने बाहर की लाइट जल रही थी, वो जो जाली वाला दरवाज़ा था उसके दूसरी तरफ उसने देखा प्रीति उसको डराने की कोशिश कर रही है। अब बहन भाई बड़े हो चुके थे, मजाक भी करते थे, उस घर में रहते हुए आदी भी हो गए थे, तंग भी करते थे एक दूसरे को। लेकिन आज वो समझ गया कि प्रीति ने जो उस दिन कोई वाकया सुनाया, मुझे वो डराने की कोशिश करी है, चेक करिए कि मैं डरता हूं नहीं। उसने देखा प्रीति बिल्कुल सामने खड़ी है, बाल उसने खोले हुए हैं, और उसका मुंह उस बिल्कुल जाली की तरफ है, और सबसे बड़ी बात वो उसको देख के मुस्कुरा रही है। उसके चेहरे पे लाइट तो पड़ रही थी, लेकिन इतनी तेज लाइट नहीं पड़ रही थी, नाइट वाला बल्ब चल रहा था, लेकिन इतना उसको नजर आ रहा था, उसके चमकते हुए दांत नजर आ रहे थे कि प्रीति खड़ी मुस्कुरा रही है उसकी तरफ देख के। वो समझ गया कि ये मुझे डराने की कोशिश कर रही है। वो खड़ा उसको देखता रहा, दिल में खौफ सा भी हुआ, डर भी लगा, लेकिन ये भी एहसास था कि बहन आज मुझे डराने की कोशिश कर रही है। अब वो चेक करना चाह रही है कि मैं वॉशरूम की उस तरफ जा सकता हूं या नहीं। अब वो खड़ा सोच रहा है, दरवाज़ा खोलूं और इसको कहूं हट जाओ। फिर डर भी लग रहा है, क्योंकि वो जो सामने खड़ी है बिल्कुल बहन की तरह उसका हुलिया है, बिल्कुल बहन की तरह उसने कपड़े पहने हैं, बिल्कुल बहन की तरह फिजीक है उसकी जिसमें उसका,
लेकिन सिर्फ बाल खोले हुए हैं और अजीब से अंदाज में मुस्कुरा के आंखें बड़ी बड़ी करके उसको खड़ी यूँ देख रही है और हाथ उसने यूँ जाली पे रखे हैं और उसको खड़ी देख रही है कि तुझे मैं भी डराती हूँ। अभी उसने सोचा ही था, एक कदम आगे ही बढ़ाया कि खैर है मैं इसको हटाता हूँ। एक कदम ही उसने आगे बढ़ाया कि उसकी आंखों ने मंजर जो देखा वो ये था, वो जो सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी वो एकदम से धुआं बनी उसकी आंखों के सामने और वो धुआं तेजी से उड़ता हुआ ऊपर की तरफ चला गया। वो एक लम्हे में समझ गया ये बहन नहीं, ये बहन डरा नहीं रही थी, ये सच में कोई और थी। ये वही मखलूक है जो हमें डराती है, जो धुआं बनी और तेज से ऊपर निकल गई। वो भागता हुआ वापस कमरे में गया और वो भी खौफ से सो गया। एक इतना बड़ा वाकया था भाई के साथ भी जो हुआ था कि वो बेइंतहा डर गया। वही सुबह हुई और उसने माँ के साथ ये वाकया शेयर किया कि मेरे साथ इस तरह हुआ है रात। माँ बेचारी कर कुछ नहीं सकती थी, अपनी तरफ से जब भी उसको टाइम मिलता फिर किसी नए पीर फ़कीर के पास जाती, पैसा लगाती, उनसे बातें करती, तवीज़ लेके आती, ये करती वो करती, लेकिन रिज़ल्ट कोई भी ना निकलता। लेकिन अब इस घर के अंदर एक और चीज़ जो प्रीति के साथ शुरू हो चुकी थी वो ये थी, वो सहन में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में कहीं पे भी बैठती तो उसको ऐसे लगता उसके बिल्कुल करीब कोई बैठा है और ऊंची ऊंची सांस ले रहा है। उसके सांस लेने की आवाज़ इतनी ज़्यादा होती कि उसको क्लियर पता लगता कि मेरे कोई करीब है और ये आवाज़ सिवाय प्रीति के किसी को नहीं आती थी। ये था स्टाइल उस सांस लेने का जो उसको सुनाई देता था। शुरू में एक दो दिन तो उसने इस बात को इग्नोर किया, उसने कहा शायद मेरा वहम है या क्या है, मुझे ही आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है। उसने माँ से भी जिक्र किया तो माँ ने कहा नहीं तुम्हारा वहम होगा, ऐसी कोई बात नहीं, आखिर तो किसी को नहीं आ रही। लेकिन मुसलसल जब ये इस तरह होने लगा कि जैसे ही वालिद साहब घर में आ जाते थे ये आवाज़ बंद हो जाती थी, लेकिन जब वालिद साहब नहीं होते तो ये आवाज़ क्लियर प्रीति को सुनाई देती, कोई ऊंची ऊंची सांस ले रहा है। ये स्टाइल था उसका और तकरीबन 3 महीने तक ये सिलसिला जारी रहा। वो जो भी था या थी इस तरह सांस इतनी ऊंची ऊंची लेती थी, क्योंकि प्रीति का कहना ये है, मैंने उसको देखा नहीं, महसूस नहीं किया, लेकिन क्योंकि इस पूरी सोसाइटी के अंदर जितने भी लोगों ने कुछ देखा या महसूस किया वो फीमेल्स होती थी, मेल किसी ने इतना नहीं देखा था, सिवाय उसके कि प्रीति ने पार्क के अंदर बैठ के एक सरदार साहब उसकी बीवी को देखा था। तो प्रीति का अंदाज़ा ये था कि कोई फीमेल ही है जो बैठ के इस तरह सांस लेती है। अब उसको डर भी लगता था, वो खौफजदा भी होती उठते बैठते, लेकिन उसको वो सांस मुसलसल सुनाई देती थी। उस सांस की वजह से दिन को वो कभी सो नहीं सकती थी। अमूमन गर्मियों में बहुत सारे लोग दिन के टाइम पे सो जाते हैं, लेकिन वो सो नहीं सकती थी। वालिद साहब की वही रूटीन थी, वो अपने काम से काम रखते, वो इन चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करते थे। उन दिनों में कहते हैं हमने मुझे नाम भूल गया, एक डॉग पाला था और ऐसा होता था कि डॉग उनका एक ट्रेंड जो डॉग होते हैं, अगर आप अपने घर में बांधे हुए हैं तो शाम का एक टाइम आता है वो भौंकना शुरू कर देते हैं एक ख़ास अंदाज में। वो तो इस तरह नहीं थी कि उसको बांध के रखते, वो इनके साथ रहती थी, सोती भी, अक्सर कहते हैं हमारे साथ सो भी जाती थी, हमारे जूतों में भी सो जाती थी, हमारे साथ ऊपर भी सो जाती थी, वो बहुत मानूस थी हमारे साथ। लेकिन जब उसने वॉशरूम जाना होता था उस डॉगी ने, तो वो बाकायदा भौंकती थी और दरवाजे की तरफ, किसको खोलो मैंने बाहर जाना है, वो दरवाज़ा खोलते थे वो बाहर चली जाती थी। और एक दफ़ा ऐसे हुआ, वो कमरा जहाँ पे बंद किया जिसको ताला लगा रहता था वो खुला हुआ था और उस डॉग ने भौंकना शुरू कर दिया। माँ समझ गई कि इसने बाहर जाना है, दरवाज़ा खोल दिया और काम में बिज़ी हो गई कि ये बाहर से हो आए, मैं उसके बाद दरवाज़ा बंद कर दूँ। कोई 15 मिनट गुजर गए तो वो अभी तक बाहर से नहीं आई थी। तो प्रीति की माँ कुलदीप कौर का जब निगाह पड़ी तो कुलदीप कौर ने देखा कि उस कमरे में सामने बेड के ऊपर उनकी डॉगी बैठी हुई है। वो एकदम से हैरान हुई कि ये तो बाहर गई थी इतनी जल्दी, मतलब मैं इसको राह तकती इतनी देर से कि ये कब आई, मुझे पता ही नहीं चला। तो खैर उन्होंने कहा आ गई होगी, तो उसने उनके करीब जाके उनको बुलाना शुरू कर दिया, उसका नाम लेके पुकार रहे हैं, आ जाओ इधर आओ, आ जाओ आ जाओ। लेकिन वो कह रही उनकी आंखों से एक अजीब सी चमक थी, अजीब सी चमक, और मेरी तरफ मुसलसल आंखें घूर घूर के देख रही थी लेकिन आ नहीं रही थी।
और मैं हैरान थी कि मैं जब भी बुलाती थी वो आ जाती थी, लेकिन अभी वो मेरी तरफ देख रही थी और आंखें उसकी बहुत अजीब सी थी। पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन देखी जा रही थी। मुझे उससे थोड़ा सा खौफ भी लग रहा था कि ये क्या कर रही है, जब अजीब सी आंखें इसकी क्यों हैं। लेकिन मैं कहा कुत्ता है, पता नहीं कोई चीज़ को देख लिया होगा इसने या कुछ हो गया, तो वो पीछे मुड़ आए। और शौहर को बताने के लिए जब कमरे में गई तो देखा शौहर भी सो रहे हैं और उनके नीचे जहाँ पे उनकी जूती पड़ी हुई है वहाँ पे वो डॉगी सो रही है। वो एकदम से हैरान हुई, तो गहरी नींद में सो रही है, तो वो जिसको मैं पीछे छोड़ के आई हूँ वो कौन है। भागती हुई दोबारा उस कमरे में गई है जहाँ पे वो चमकती हुई आंखों के साथ अजीब सी नज़रों से वो उनको बैठी देख रही थी। अब वहाँ पे कोई भी नहीं था। दोबारा से भाग के उस कमरे में आई जहाँ पे वो सो रही थी। शौहर से भी जाग चुके थे। एकदम से पूछा ये कब सो रही है। उन्होंने कहा तो काफ़ी देर से मेरे साथ यहाँ पे सोई हुई है। तो उन्होंने कहा उस कमरे में फिर कौन था। शौहर बोले किस कमरे में। कहा वहाँ उस कमरे में ऐसे ऐसे हुआ है। हमेशा की तरह मुस्कुराया और कहा तुम्हारा वहम होगा, जिस तरह का तुम्हारा वहम होता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। 3 महीने तक तो प्रीति को वो सांस लेने की आवाज़ें आती रहीं, लेकिन 3 महीने के बाद वो सांसों की आवाज़ें आना बंद हो गई। प्रीति भी खुश हो गई कि शायद जो चीज़ भी जुड़ी हुई थी मेरे साथ उससे जान छूटी। अब वो बड़ी भी थी, घर के काम काज में माँ का हाथ भी बटाती थी। और दिन के टाइम में अब जो होना शुरू हुआ वो ये हुआ कि वो जब दिन के टाइम में ऐसे लेटती थी, क्योंकि आवाज़ नहीं आती थी अब उसको जो सांसों की थी, अब वो रिलैक्स भी हो चुकी थी, तो जब वो सोने की कोशिश करती तो कोई उसके सीने पे आके बोझ दे देता। एकदम से वो आंखें खोलती और उसको महसूस होता उसके सीने पे कोई बोझ दे रहा है। पहले पहले उसने वहम समझा। माँ से भी जब जिक्र किया तो माँ ने कहा नहीं, बाजू का इस तरह सीधे सोने से हो जाता है, करवट ले लिया करो, ये लिया करो, जिस तरह बहुत सारे लोग कहते हैं। मैंने भी जिस तरह बताया कि ये पीछे होता है तकिए की वजह से। लेकिन कुछ अरसे के बाद उसको महसूस हुआ कि खुली आंखों के साथ भी मेरे साथ हो रहा है। और वो जो बोझ सा सीने में आ रहा है, वो जो दिन को कोई है जो मेरे सीने पे बोझ देता है, अब वो रात को भी एक मखसूस टाइम पे ऐसा होता है उसकी आंख खुल जाती। फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि जब वो सोती, उसके सीने पे जैसे ही बोझ आता, वो उठने की कोशिश करती तो उसके कान में एक आवाज़ सी आती। कोई बोल रहा होता था जो समझ नहीं आता था क्या बोल रहा है, लेकिन आवाज़ क्या थी, अजीब सी एक आवाज़ कि कुछ बोल रहा है, कोई अजीब सा कुछ बोल रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। लेकिन वो एक ऐसी लोरी होती थी, एक ऐसी आवाज़ होती थी उस बोलने वाली कि जब वो उस आवाज़ को सुनती थी तो उसको गहरी नींद आ जाती थी। जैसे वो जो भी था वो उसको दिन को बोझ दे के सुलाने की कोशिश करता था कि तुम सो जाओ, और वो वाकई गहरी नींद सो जाती थी। काफ़ी अरसा ये सिलसिला चलता रहा। वो डरती भी ज़रूर थी लेकिन ब्रेव भी थी, और एक दिन उसने फैसला किया आखिर मुझे इससे बात करनी पड़ेगी। ये जो भी है मुझे इसको देखना पड़ेगा। ये कौन है जो मेरे कान में आके मुसलसल बोलता है, इस अंदाज में बोलता है कि मैं गहरी नींद सो जाती हूँ, मेरे सीने पे बोझ सा देता है। और एक दिन ऐसा ही हुआ, जब वो सोने के लिए लेटी और आके वो कान में बोलना शुरू हुआ, सीने पे बोझ हुआ, तो उसने अपनी आंखें खोल दी। और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों ने जो मंजर देखा, उसके साथ जो बैठा हुआ था, जो उसके कान में बोलता था, आज हिम्मत करके उसने अपने आप को जगा लिया था। उस कैफियत में जो चली जाती थी, वो गहरी नींद सो जाती थी, उस कैफियत को उसने तोड़ दिया था। उस तिलिस्म को उसने, जादू को, उस असर को, उस तिलिस्म को जब उसने तोड़ के आंखें खोली तो उसके साथ जो बैठा हुआ था, पहली निगाह पड़ती ही उसके जिस्म पे निगाह पड़ी। उसने वाइट कलर की एक सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी, टाई लगाई हुई थी। और जैसे ही शर्ट और टाई पे निगाह पड़ी तो साथ ही आंखें ऊपर की तरफ उठीं, तो ये देख के दिल दहक सा गया, धड़कना भूल सा गया, सांस बंद सा हो गया कि उसके ऊपर गर्दन नहीं थी। एक बगैर गर्दन वाला सफ़ेद शर्ट और टाई लगाकर उसके साथ बैठा हुआ था। और जैसे ही वो तेज़ से उठ के बैठी तो 1 सेकंड के अंदर गायब हो गया। लेकिन जिसको उसने देखा था वो वहम नहीं था, वो हकीकत में था। टाई लगाकर सफ़ेद शर्ट पहन के बैठा था और गर्दन के बगैर था। उसके बाद वो इतना अरसा
खौफ में मुब्तला रही कि माँ को भी बताती थी, और माँ और बेटी ही दो ऐसे लोग थे जिनको महसूस होता था, क्लियर वो चीज़ महसूस कराती थी। बाकी घर में बहुत कम लोगों को, भाई को होता था बचपन में लेकिन अब उसको भी कम हो रहा था, माँ और बेटी को ज़्यादा महसूस होता था। वक्त बढ़ता रहा, बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते रहे। उन्होंने और भी बहुत सारे वाक़यात मुझे सुनाए हैं इस घर के हवाले से। जितना अरसा वो इस घर के अंदर है, बहुत कुछ उनके साथ होता रहा, बहुत कुछ उन्होंने देखा, माँ बेटी ने महसूस किया। लेकिन जब बाप की प्रमोशन हुई और उन्होंने इस घर को छोड़ा और नए घर के अंदर शिफ्ट हुए, तो वालिदा जिनके साथ ये सिलसिला चल रहा था वो इस दुनिया से चली गई। 3 साल के बाद वो इस दुनिया से चली गई और प्रीति बहुत ज़्यादा अफसरदा हो गई। माँ एक ऐसा साया होता है जो बेटी के लिए सब कुछ होता है, और माँ जाने के बाद वो एक ऐसा खौफनाक ज़िंदगी का एक वाक़या था माँ के चले जाना कि प्रीति डर कर रह गई। आज तो वो माँ है एक बच्चे की। बहुत सारी उन्हें अपनी पर्सनल बातें भी बताई, शादी के हवाले से बहुत कुछ कहा किसी बुज़ुर्ग ने। तो मैं कहता हूँ उनकी ज़िंदगी में असर ना पड़े इन बातों का, तो मैं इसलिए उनको स्किप कर रहा हूँ, वरना मैं बता सकता था, लेकिन बेहतर मैंने ये समझा ये बातें मैं स्किप कर दूँ। उनकी शादी भी हो गई। वो जो बोझ सा है वो कहती हैं आज भी उनको महसूस होता है। आज भी वो एक ख़ास टाइम है जिससे वो उठ जाती हैं, उनकी आँख खुल जाती है और उनको आज भी वो बोझ महसूस होता है। उनको डर नहीं लगता। अब वो ब्रेव हैं, अपने हस्बैंड के साथ, एक बच्चे के साथ खुशी भरी ज़िंदगी गुजार रही हैं इंडिया में। लेकिन आज भी वो जो बोझ वाला सिलसिला कम ज़रूर हो गया, लेकिन आज भी उनको महसूस होता है। उस बिल्डिंग की जिनकी उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई है, वो जो एक सोसाइटी सी थी जहाँ पे ये वाक़यात थे, जब प्रीति के साथ, हाँ प्रीति ने एक और वाक़या भी जो सुनाया था, जो उनका ड्राइंग रूम था वहाँ पे एक दफ़ा वो सोई थी। बहुत सारे वाक़यात सुनाए हैं जो मुझे भूल गए, बहुत लंबी स्टोरी थी, 1.5-2 घंटे की स्टोरी। ड्राइंग रूम में जब वो दीवान पे सो रही थी तो उनके कान में रोने की आवाज़ आई थी। वो समझी थी शायद टीवी चल रहा है और भाग के उस कमरे में गई थी जहाँ पे टीवी होता है, तो वहाँ पे टीवी बंद था। और वापस जब उस दीवान पे आई थी तो अभी भी कोई ख़वातीन थी जो ज़ारो कतार रो रही थीं। उसने कहा कहीं मेरा वहम तो नहीं है। फिर वो दूसरी दफ़ा से उठी, पूरे घर में देख के आई, कहीं टीवी की आवाज़ हमसायों के घर से, इधर से उधर से, पूरे घर को सुनने के बाद जब आवाज़ नहीं आई और वापस उस दीवान पे आके लेटी, तो अभी भी कोई बहुत बुरे अंदाज में उस दीवान पे रो रहा था। तो प्रीति दौड़ती हुई माँ के पास गई थी और माँ से कहा था माँ ऐसा हुआ है। तो माँ ने कहा था तुम्हें मना भी किया है, जिस घर में फौतगी हो जाती है वहाँ पे मत जाया करो। तो तुम आज फिर गई थी, इसलिए वो जो भी हैं तुम्हें रो के सुना रहे हैं। तो रोने की इस तरह की क्लियर आवाज़ थी और कहती हुई इतनी भयानक थी कि मैं बहुत डर गई थी। उनके साथ जो बहुत कुछ हुआ ज़िंदगी में, उसमें जो एक चीज़ रह गई है उनके साथ जुड़ी हुई, वो है वो बोझ आना, जो उनके जिस्म पे बोझ आता है। लेकिन अब उनके कान में कोई बोलता नहीं है, क्योंकि शादीशुदा लाइफ है। अब क्या है, मैं इसको भी ज़रा स्किप कर रहा हूँ, डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन वो राज कहती हैं बाकायदगी से देखती हैं, ऑफ कैमरा स्टोरी बाकायदगी से सुनती हैं, और वो कहती है जब तक मैं ऑफ कैमरा स्टोरी ना सुनूं मुझे नींद नहीं आती। आपको आज सच कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि जब तक हम ऑफ कैमरा स्टोरी ना सुन लें हमें नींद नहीं आती। तो प्रीति भी ऑफ कैमरा स्टोरी को बाकायदगी से सुनती हैं, और इसके बगैर वो कहती हैं मेरा अब एक ज़िंदगी का जो हिस्सा है बहुत अहम, वो ये स्टोरी है जिससे मुझे सुकून मिलता है। तो प्रीति, अगर आपको इस स्टोरी से सुकून मिल रहा है तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इस सिलसिले को जारी रखूँ। बहुत सारी बातें जो आपने उस घर के हवाले से, आगे भी मैसेज थे जो मैंने अभी जान के नहीं सुने, और मैं चाहूँगा अगर लोग कहेंगे उस सोसाइटी के अंदर बाकी लोगों के साथ क्या क्या वाक़यात हुए, जो बाद में इन लोगों को भी पता लगा कि फ़लाँ घर में ये वाक़या हुआ, उस घर में लोगों ने ये देखा, इस घर में ये देखा, इस घर में ये देखा। इस तरह के जुड़े हुए और भी बहुत से वाक़यात हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह मज़ीद भी प्रीति से पूछूंगा, और आप अगर कहेंगे तो ये वाले वाक़यात भी सारे के सारे इंशाल्लाह मैं आपको एक और ऑफ कैमरा स्टोरी में कि और वहाँ पे क्या कुछ हुआ सुनाऊंगा। सो ये थी आज प्रीति की कहानी। उम्मीद है एक सच्ची कहानी जो आपको अच्छी लगेगी, और मैं दुआ गो हूँ प्रीति के लिए कि अब ये खुश रहें, अल्लाह इनको खुश रखे, कोई मुसीबत परेशानी दुख इनके करीब ना आए। और जो चीज़ भी है प्रीति, मैं इंशाल्लाह आपसे रब्ता करूँगा, जो चीज़ भी है अब दोबारा आपको परेशान नहीं कर सकेगी, आपके करीब नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला, ये मेरा वादा है।
तो बस इसी तरह अगर आपको ये स्टोरी सुकून देती है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं आपकी यही एक अल्लाह ताला की जो मखलूक है, हम सब इंसान, किसी की खुशी का बायस बन सकता हूँ, तो मैं इंशाल्लाह मज़ीद भी कोशिश करता रहूँगा। सो आप भी अपनी स्टोरीज़ मुझे भेजिए +92 313 66 555 00, ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है। और पाकिस्तान से जो मेरा नंबर डायल करेंगे वो +92 नहीं मिलाएंगे, डायरेक्ट नंबर मिलाएंगे 0313665500, और बाहर वाले +92 313665500। इस पर मुझे स्टोरी रिकॉर्ड करके भेजिए, लिख के भेजिए, और तब तक डिलीट नहीं करनी वॉइस मैसेज को भी या लिखी हुई को भी, जब तक मैं आपकी स्टोरी को प्रोग्राम में शामिल ना कर दूँ। सो आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। इस दुआ के साथ देखने वाले तमाम लोगों को अल्लाह ताला ना सिर्फ हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बल्कि आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज़।